आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। जरा सोचिए, इस एक विस्फोटक बयान ने भारतीय राजनीति में कैसा भूचाल ला दिया है। ये कोई आम शब्द नहीं है, इन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे इस राजनीतिक विवाद की गहराई में उतरेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझेंगे कि आखिर कहा क्या गया, उसके पीछे तर्क क्या थे और फिर उस पर कैसा जबरदस्त पलटवार हुआ। तो आइए डिकोड करते हैं इस गद्दार विवाद को। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी का भी पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय हम दावों, प्रतिदावों और इस पूरी राजनीतिक बयानबाजी का एकदम स्पष्ट और तटस्थ विश्लेषण करेंगे ताकि पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो सके। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले, ये गद्दार विवाद है क्या। दूसरा, राहुल गांधी के आरोप। तीसरा, बीजेपी का जबरदस्त पलटवार। चौथा, माफी मांगने से बचना। और अंत में कांग्रेस पार्टी का अपना बचाव। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, गद्दार विवाद। रायबरेली और अमेठी की रैलियों में इस बेहद संवेदनशील भाषा के इस्तेमाल ने एक तरह से पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। अब गद्दार शब्द को तो हम सब जानते ही हैं। उर्दू और हिंदी का ये शब्द सीधे तौर पर देशद्रोही या ट्रेटर के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन देखिए, भारतीय राजनीति में ये महज कोई हल्की फुल्की आलोचना नहीं है। ये सबसे गंभीर, सबसे भारी आरोपों में से एक है। इस शब्द की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एक शब्द ने इस पूरे मामले में इतना ज्यादा तनाव पैदा कर दिया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम राहुल गांधी के आरोपों को बारीकी से समझेंगे। अगर हम नेता प्रतिपक्ष के उस भाषण को देखें तो उसे आसानी से 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला आरोप है ऐतिहासिक महापुरुषों पर हमला। उनका दावा है कि बी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी और वीरपाशी जी जैसे नायकों पर प्रहार किया गया है। दूसरा बड़ा पॉइंट है आर्थिक पक्षपात, यानी ये आरोप कि देश की संपत्ति सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को बांटी जा रही है। और तीसरा सबसे अहम हिस्सा है संस्थागत पतन, मतलब चुनाव आयोग को दबाना और न्यायपालिका पर दबाव बनाना। अब यहाँ जो सबसे अहम बात है वो है राहुल गांधी का वो सीधा तर्क, जहां उन्होंने संविधान को भारत की आवाज बताया है। उनका दावा है कि जो कोई भी इस आवाज पर, यानी हमारे संविधान पर हमला करता है, उसे गद्दार ही कहा जाएगा। और हाँ, उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि वो अपने इस बयान के लिए कभी माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि इसे दोहराएंगे। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। जाहिर है इसके बाद बीजेपी का तीखा पलटवार तो होना ही था, और ये जवाबी हमला सच में बहुत तेज था। बीजेपी नेताओं ने इस बयान को अराजकतावादी मानसिकता और लगातार चुनावी हार से पैदा हुई निराशा और हताशा का नतीजा बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी की इस भाषा को सीधे पाकिस्तान और बाहरी देश विरोधी ताकतों से जोड़ दिया। उनका तो यहां तक कहना था कि उनका रिमोट कंट्रोल देश विरोधी तत्वों के हाथ में है। अब इस पूरी बहस को अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। आरोप लगाने वालों का नजरिया ये है, ये कड़े शब्द सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के काम करने के तरीके उनके शासन पर एक वार हैं। लेकिन बीजेपी का नजरिया इससे एकदम अलग है। उनका मानना है कि देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहना कोई आम राजनीतिक छीटाकशी नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर उन 140 करोड़ नागरिकों का अपमान है जिन्होंने उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर वहां बिठाया है। इसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं हमारे चौथे हिस्से में, माफी के सवालों से किनारा। तो घटनाक्रम कुछ इस तरह चला। रैलियों में ये विवादित टिप्पणियां हुई, उसके बाद बीजेपी ने इसकी कड़ी निंदा की, इसे घटिया मानसिकता बताया और तुरंत माफी की मांग की। जाहिर है मीडिया भी एक्टिव हो गई, लेकिन जब पत्रकारों ने कैमरे के सामने सीधे राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो माफी मांगेंगे, तो उन्होंने इन सवालों को पूरी तरह टाल दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे अपना काम करने दीजिए, और कोई माफी नहीं आई। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, कांग्रेस ने अपना बचाव कैसे किया। यहाँ कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने बचाव में एक बहुत ही दिलचस्प तर्क पेश किया। उन्होंने पूरी बात को ही पलट दिया। उनका कहना था कि विपक्ष का तो काम ही यही है कि वो जनता के गुस्से और उनकी पीड़ा को आवाज दे। उनका तर्क है कि अगर विपक्ष सरकार के खिलाफ जनता की भावनाओं को सामने रखने में नाकाम रहता है, तो असल में वो जनता के साथ धोखा होगा, और तब जाकर उन्हें असली गद्दार कहा जाना चाहिए।
तो हम इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक बहस की मर्यादा आखिर क्या होनी चाहिए, खासकर तब जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ये दावा कर रहे हों कि अपना अपना कर्तव्य न निभाना उन्हें जनता का गद्दार बनाता है। शब्दों का ये भारीपन हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे चलकर हमारी राजनीति किस दिशा में जाने वाली है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।